का दिन आता है तो वो सबको बहुत खुशी होती है, और उस दिन सबके सर के ऊपर सिर्फ मुस्लिम्स उसको विश नहीं करते, बल्कि नॉन मुस्लिम जो है मुस्लिम्स को ज़्यादा विश करते हैं। और ईद के दिन एक दूसरा मसला ये हो जाता है कि इस रोड के ऊपर जो इतने सारे लोग उमड़ के आए हैं, ये कहाँ से आ गए हैं? ये बहुत बड़ी ट्रैफिक है, उससे इसकी शोहरत ज़्यादा समझ में आती है। पहले ईद मिलन के प्रोग्राम्स कम हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग एक दूसरे से मिलने लगे हैं, सोशल गैदरिंग होने लगी है, वैसे ईद के प्रोग्राम जो है काफ़ी कामयाब हो गए हैं। अब ये ईद के प्रोग्राम में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स आते हैं, बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं। तो कम से कम वो हमारी तहज़ीब का एक्सचेंज, हमारे कैरेक्टर का, हमारा बिहेवियर का, हमारे मज़हब के बारे में, हमारे अखलाक के बारे में वो भी जानते हैं कि इस तरह से जो है लोगों से मिला जाता है, लोगों को बग़ैर मज़हब मिल्लत के तफरीक किए हुए एक दूसरे से प्यार किया जाता है। साथ बैठ के खाना खाते हैं, साथ बैठ के हंसी उड़ाते हैं, अपना कीमती समय देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा था कि हमने जो है वो इस साल ईद मिलन मनाया। इसके पहले हम लोग इफ्तार डिनर इसी जगह पर वो बहुत सालों तक हम मनाते रहे, लेकिन इसके बाद में जब बारिश का मौसम आ गया था तो हमको जो है ये ओपन स्पेस पे हम लोग इफ्तार का कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए। फिर कोरोना की वजह से 2-3 साल कुछ नहीं हुआ। फिर हमने ये तय किया कि ईद मिलन का प्रोग्राम यहाँ करेंगे। ये एजुकेशनल स्पेस है, यहाँ पर हर तरह के लोग और वो सारे लोग जो साल भर एक दूसरे से नहीं मिले, वो इस मौके पर एक दूसरे से आके मिलते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। सर, आप क्या कहना चाहिए? मेरे भाई रिजवी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया कि हर कौम मिलत के लोगों को दावत दी। इस नफ़रत के दौर में मैं तो हमारे मुस्लिम भाइयों से हमेशा कहता हूँ कि अगर हम 20 करोड़ लोग साल में एक गैर मुस्लिम से दोस्ती करेंगे तो हमारे 20 करोड़ हमसे नफरत करने वाले नहीं रहेंगे। मैं चाहता हूँ मेरा भाई इस तरह के प्रोग्राम हमेशा करते रहे और हर कौम और मिल्लत के लोगों को ईद मिलन जैसे हमारे लोग दिवाली मिलन करते हैं या कुछ करते हम करते रहे, ताकि ये एक बड़ा अच्छा तरीका रहेगा कौमी एकजुटता का और सब कौमों को एक साथ मिलाने का। खासकर ये दो बड़े कौमें हैं, हिंदू और मुस्लिम। मैं दोनों को कहता हूँ, दोनों दो मेजर कम्युनिटीज़। हमें माइनॉरिटी मत कहो, हमें एक बड़ी मेजॉरिटी, उसके हम सेकंड मेजॉरिटी। जिस दिन ये दोनों मिल जाएंगे तो 10-20% तो जिसके सामने अच्छे हिंदू 90% अच्छे, उसका 90% मुसलमान भी अच्छे, हम दोनों इन दोनों के सामने बेबस हो जाते हैं। हमारे भी खराब है, लेकिन मैं कहता हूँ दोनों एक साथ आएंगे, हिंदू और मुस्लिम। इस मुल्क के दो बड़े तादाद वाले लोग अगर दोनों को में आ जाते तो मुल्क का मसला ही ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आज लोगों को कहना चाहता हूँ। सही है, बिल्कुल सही। जो कार्यक्रम आयोजित किया गया रिजवी सर की ओर से, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। ये दोनों मेरे सरपरस्त हैं, मेरे वालिद के बड़े अजीज़ हैं डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब और डॉक्टर पाटनकर साहब, और इनको देख के मुझे अपने वालिद की और भी ज़्यादा याद आती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉलेज जब खुला था 86 में डॉक्टर साहब 85 में, तो पहले साल में सबसे पहला स्टूडेंट मैं था। माशाअल्लाह। मैं इसी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर आया हूँ। और इससे अच्छी चीज़ क्या महसूस हो सकती है कि आज, पहले मैं स्टूडेंट था, आज मैं स्टेज पे बैठा हूँ। ये ऊपर वाले के और मेरे वालिद की और बुज़ुर्गों की, इन बुज़ुर्गों की दुआओं का नतीजा है।
और मैं तहे दिल से सबको इनका, ख़ास करके डॉक्टर साहब का, रुबीना आपा का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, और डॉक्टर आबिद साहब का, डॉक्टर खालिद साहब का, डॉक्टर पाटनकर अंकल का हमारे, एंड विशिंग ऑल माय ब्रदर्स अक्रॉस हिंदुस्तान। जो लफ्ज़ है वो ह और म से बनता है, ह से हिंदू, म से मुसलमान, तो हम सब एक है और हम सब का खुदा भी एक है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत करे और तरक्की करिए। ईद के लिए मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबको माशाल्लाह ये रमज़ान बहुत पुरखलूस गई, बेहतरीन गई, और सारे हमारे रोज़े, नमाज, तरावी, इबादत बेहतरीन तरीके से अल्लाह इन सबको कबूल फरमाया। जिन्होंने कुरान शरीफ पढ़े, तरावियाँ पढ़ी, अल्लाह वो सबको कबूल फरमाए। ये मुक़द्दस महीना रहता है जिसमें 70% सवाब होता है। इससे सारी कौम मिल्लत जो है पूरा इसमें जुट जाती है कि इसमें इबादत करके ज़्यादा से ज़्यादा, वो कहते हैं कमाने का महीना होता है, लोग अमूमन पैसे कमाने के दौड़ में रहते हैं, लेकिन ये मुबारक महीना होता है जिसमें रहमतों को कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ़ायदा इतना 70% ज़्यादा होता है। तो माशाल्लाह बहुत खुश मिजाज रहा। कोविड के काल के बाद 2 साल जो हालात रहे हमारे, अल्लाह के हमारे घर बंद थे, आज अल्लाह का घर खुल गया। उसके बाद जो है हम सबको मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने मिला। ये बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि कौम ने बहुत तकलीफ़ों से गुज़रे, सारे लोगों ने, कौम ने, हमारी हर एक ने गुज़रा। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान है। मुझे लगता है 1 सदी के बाद हमने बहुत अच्छा रमज़ान निभाया, और सेहत के निस्बत से भी इतना बेहतरीन रहा, क्योंकि आप रोज़े रखते हो तो और बाकी भी आपके अंदर जो फुर्ती आती है। ज़रूर रोज़े के दौरान थोड़ा सा आदमी कमज़ोरी फील करे, लेकिन फिर अगेन रोज़े रमज़ान के बाद जो तंदुरुस्ती और जो ऊर्जा जिसे कहते आने के बाद माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा। हम लोग तो सब दुआ कर रहे हैं कि भाई हर साल की तरह इस साल भी। रिजवी साहब ने और मिसेस रिजवी ने बहुत खूबसूरत ये प्रोग्राम रखा है। अल्लाह इनको कामयाब रखे, रिजवी साहब को सेहत, तंदुरुस्ती, आफिया अता फरमाए। रिजवी साहब हमारे बहुत ही अजीज़ है। मिसेस रिजवी भी बहुत हमारे अजीज़, बहुत ही करीबी हैं, और माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत कार्यक्रम रखा। अल्लाह इन्हें जो है इस प्रोग्राम की निस्बत से लोगों की दुआएं और मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज रिजवी की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम देशवासियों को, दुनिया भर के तमाम लोगों को ईद मुबारक पेश करूँगा। सबको बहुत 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 ईद मुबारक। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह आपके रोज़े, नमाज़ों को कबूल फरमाए और सबकी जायज़ दुआओं को कबूल करे, और हमारे देश में अमन शांति बनी रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम रिजवी कॉलेज के अंदर हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर अख्तर रिजवी साहब और उनकी जो मिसेस है, मिसेस रिजवी, दोनों ने मिल के आज ईद मिलन का फंक्शन रखा। बहुत अच्छा है, सब लोग आए। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का लोग, सब नॉन मुस्लिम, मुस्लिम सब मिल के त्यौहार मनाते हैं। यही तो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब का एक एग्ज़ाम्पल है, सेकुलरिज्म का एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ से अमन का एक पैगाम जाता है, प्यार मोहब्बत का पैगाम जाता है। लोग आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाई खाते हैं, एक दूसरे के शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। और इसी तरह से चलना चाहिए। पूरे देश भर में खुशी का माहौल है, खुशी बनाने में भी ईद मनाने आया हूँ आज साथ में। बहुत वारिस जी, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो संजय राउत ने कहा है कि डेथ वारंट जारी हो गया है सरकार का, किस तरह से देखते हैं? अब देखो आगे आगे क्या होता है। इतने अदा इश्क़हर होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। महाराष्ट्र की राजनीति में बिल्कुल गर्मी उछाल है। हम लोग भी देख रहे हैं, वॉच रख रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हो। आपको लग रहा है सरकार गिरेगी? तो सरकार गिरेगी, स्टेबल रहेगी, उठेगी, ये सब चीज़ तो वक्त दिखाएगा, वक्त तय करेगा आगे क्या होता है। हम लोग भी सब फिंगर क्रॉस है, वॉच रखे हुए हैं इसके ऊपर। इसके अलावा अतीक अहमद को लेकर भी मामला काफ़ी गर्म है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक लॉयर भी हूँ मैं, मेरा हमेशा से ये मानना है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं होना चाहिए। देश चलेगा रूल ऑफ लॉ पे, देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कानून कायदे से। रूल ऑफ गन से नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। आपको लगता है कोई माफिया है, डॉन है, अंडरवर्ल्ड है, मैंने हमेशा से सब चीज़ का खंडन किया है। कोर्ट है, कचहरी, आप उसको ले जाइए कोर्ट में, कोर्ट उसको फांसी की सज़ा देते, हमको मंजूर है। मगर आपने देखा यूपी में क्या हो रहा है। पुलिस की निगरानी में, पुलिस की कस्टडी के अंदर 3 लोग आते हैं, कहाँ से 3 मिलते, एक होकर आते हैं,
गोलियां चलाते हैं, अतीक को उसके भाई को मार दिया जाता है। पुलिस खड़ी है ना, उनको पुलिस ने पैर में कोई गोली मारी ना पुलिस ने हवा में फायर किया, तो पुलिस क्या कर रही थी? हम तो ये जो बोल रहे, हमने हमेशा से कहा है, आज भी बोल रहा हूँ, ये जो लड़के आए थे मारने, ये एक टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। किसने इनको रेडिकलाइज किया, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या कॉन्स्पिरेसी थियरी है, ये सारी चीज़ की जांच पड़ताल हाई लेवल में होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। अतीक अहमद ने जो अपने वकील को बंद लिफाफे में जिस नाम दिए, जो भी योगी के पास है, सार्वजनिक करो, पता चलेगा कौन है, कौन था अतीक की जान के पीछे, क्या षड्यंत्र था। तो ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर कमेटी बनना चाहिए ताकि हर चीज़ का खुलासा हो, कौन था एक्चुअल पीछे, वरना हमारे देश में क्या अराजकता फैल जाएगी। कायदे कानून का क्या करेगी फिर? जज, वकील, कोर्ट सबको बंद कर देना पड़ेगा अगर इसी तरह किसी को भी गोली मारना है तो मैं समझता हूँ कि इसको बंद होना चाहिए और एक जज सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट हो जो पूरी मॉनिटरिंग करे। असद जी, और हमारी पार्टी में सिर्फ मेंबर था, उनकी बीवी शहीस्ता, उनको ना केस था ना कुछ था। हमारी पार्टी से तो चुनाव नहीं लड़े वो, मगर बीजेपी के अंदर तो टेरर एक्यूज, बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा, उसको बीजेपी ने टिकट भी दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना दिया। उसमें तो आज भी कैसे टेरर का, उसके बारे में सवाल क्यों नहीं करेंगे? बिल्किस बानो के बलात्कारी जो रेमिशन इलीगल लेकर बाहर आए, उनकी बेटी को टिकट दिया गुजरात में, उसको जिता के एमएलए बना दिया। तो क्या हो रहा है देश के अंदर? आप उनको सवाल करिए ना। हमने तो टिकट नहीं दिया ना किसी को। हम तो हमेशा से इस तरह की क्रिमिनलाइजेशन खंडन करते हैं, नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।